गई। सो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अपसेट के बारे में डिस्कस करें। परसों रात 3 बजे तक फिजियो के साथ थे, he was injured। ओके, अशरफ हकीमी और हाकिम ज़ाइश के बारे में अगर आप बात करो, मेरे हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। उनके कैप्टन थे साइज, बड़ा परफॉर्मेंस यार, मतलब वो इंजर्ड भी हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लक भी पार्ट प्ले करती है, वो सराबिया का पोस्ट बिल्कुल लास्ट 120 मिनट you need luck यार। थोड़ा बहुत। सो दोबारा इन्होंने राइट बैक चेंज कर लिया। अगर ये कर लेता तो ये हो जाता। जब जीत रहे होते हो तो आप सब सही होते हो। आप अभी जब जीते थे पहला मैच तो सब कह रहे थे यार देखा जबरदस्त एसेंसियो को खिलाया। रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया और पोर्चुगल ने 6 गोल स्कोर। रूमर्स या खबरें या कंफर्मेशन अब हो गई है समझे एक तरीके से। पहले तो रूमर्स थे कि नेशनल चैलेंज कप होने वाला है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट फैजान हाजिर है बिटवीन द लाइंस की एक और एपिसोड के साथ। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो कल रात के नॉकआउट मैचेस थे उनके बारे में डिस्कस करें। और कल के मैचेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमने डिस्कस की थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई तो जो हमने एक गेम की डिस्कस की थी वो दूसरे में हो गई, कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई। सो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अपसेट के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि कंसीडर ये किया जा रहा था कि स्पेन समहाउ मैनेज कर जाएगा, जीत जाएगा, लेकिन मोरक्को की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और उन्होंने पेनल्टीज पे जाके स्पेन को 3-0 हराया और स्पेन की तीनों पेनल्टीज मिस हो गई। हालांकि लुइस एनरिके कह रहे थे कि मैंने अपने तमाम प्लेयर्स को बोला था कि हजार आपने पेनल्टीज जो है वो प्रैक्टिस करें। सो सबसे पहले यार हमदान स्टार्ट करते हैं मोरक्को से। सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर उनके अमराबाद हैं, उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, तमाम चीजें, इंटरसेप्शंस, बॉल क्लियरेंस, सेंटर बैक्स को आपने सपोर्ट करना, वो जो टैक्टिकली कोचेस लाइन ग्राउंड को 5 लाइंस में डिवाइड कर देते हैं पोर्शंस में, हर पोर्शन में ऑलमोस्ट वो प्रेजेंट थे। जहाँ पे मोरक्को आउट नंबर हो रहा था वहाँ पे वो जाकर उनको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी दे रहे थे। तो क्या कहेंगे यार इस परफॉर्मेंस के बारे में? वेरी गुड परफॉर्मेंस। आई थिंक एक और चीज जो इस परफॉर्मेंस को मजीद अच्छा बनाती है वो परसों रात 3 बजे तक फिजियो के साथ थे, he was injured। ओके, he was injured और उन्होंने एंड में इंजेक्शन लगा के गेम खेला था। सो it adds to the performance levels की जिस तरह से वो खेले। Secondly, I think yes, अमराबाद तो ठीक है, but I think overall it was a very good defensive performance by Morocco। और उनके strongest point leading up to the tournament और इस टूर्नामेंट के अंदर भी उनकी डिफेंस रही है। 7 गेमों में 1 गोल खाए, वो भी ओन गोल था। वो भी ओन गोल था। सो कोई फ्लूक नहीं है कि ये परफॉर्मेंस आई। कुछ उनके क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे थे कि वो दे डिडंट वांट बॉल्स टू बी प्लेड सेंट्रली, ठीक है। वो वाइड एरियाज में बॉल जाने दे रहे थे और जैसे वाइड एरियाज में बॉल जाती पूरी टीम शिफ्ट करती और वहाँ पे स्पेन सुपीरियरिटी नहीं बना पाता। नंबर 1। नंबर 2 एक और एलिमेंट था कि वो अपना लाइन लाइक डिफेंसिव लाइन फॉरवर्ड जो उनके थे वो हाफ लाइन से यानी सर्कल के एज से और बाकी तीनों लाइन जो है वो एक साथ तकरीबन 24-25 मीटर के स्पेस से तीनों खड़ी हुई थी। तो स्पेन के जिस तरह के गेम पेड्री गावी वो चाहते हैं कि बॉल बिटवीन द लाइंस रिसीव करें, असेंसियो रिसीव करें, उन्होंने कोई स्पेसेस नहीं दी स्पेन को बिटवीन द लाइंस गेम को बिल्ड करने की। सो नेचुरली बॉल आप वाइड एरियाज में लेके जा रहे हो। अब वहां से बेनिफिट क्या था कि असेंसियो जब खेल रहा है, असेंसियो इज नॉट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, ही रिलाइज ऑन स्पेसेस बिटवीन द लाइंस, ठीक है। वो स्पेसेस बिटवीन द लाइंस नहीं थी। फिर जब वाइड एरियाज में बॉल जा रहे थे और क्रॉस करने का पॉसिबल ऑप्शन था, असेंसियो के पास वो क्वालिटी नहीं है टू हेड इट विद अस। So I think they were very clear on how they wanted to play and they were also very clear how Spain would play। जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से नंबर ऑफ पासेस वो पास करते रहेंगे और मोरक्को क्लियरली न्यू कि दिस इज हाउ दे वुड प्ले एंड दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, 2 चीजें हमने कल डिस्कस भी किया था कि जो उनका फ्रंट 3 है, ऑल्दो पहले मैच में 7 गोल उन्होंने मारे थे लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और आपने कल ये भी कहा था कि वो आपको बॉल पोजीशन भी रखने देंगे और इसके अलावा वो जो विंगर्स इनके टच लाइन पे होते हैं ऑलमोस्ट खड़े हुए होते हैं, सो वो उनको भी बॉल रखने देंगे और उनको बस सेंटर से उन्हें पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन एज अ कोच अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी साइड के अगेंस्ट ये हो रहा होता तो क्या एक ऐसी चीज थी जो आप करते और शायद आप सोचते कि उससे उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और आपको मौका मिले कि आप गोल स्कोर कर सकें? आई थिंक 2 से 3 चीजें। जब एक टीम इतना ज्यादा मिड ब्लॉक के अंदर खेल रही है और आपके पास स्पेसेस बिटवीन लाइंस नहीं है, नेचुरली स्पेसेस साइड्स में,
तो एक तो चीज़ क्या है कि आपके विंगर्स जो भी आप खिला रहे हो, दे शुड बी वेरी गुड इन 1v1 टेक ऑन्स एंड ड्रिबलिंग एबिलिटी, जो कि अंसु फती में है वो खेले नहीं थे, काफी लेट आए थे। दैट वाज वन पॉसिबल एरिया, ठीक है, कि जहाँ आप 1 वर्सेस 1 में बीट करो एंड देन यू पुट क्रॉसेस इन फ्रॉम अ क्लोजर एरिया। नंबर 1 एक है। दूसरे में ये है कि वाइड एरियाज के अंदर कोई सुपीरियरिटी राइट साइड से स्पिन नहीं क्रिएट कर पा रहा था, क्योंकि यूरेंटे बिल्डअप में डीप आ जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि वो 3 का एक लाइन बन जाए स्पिन सेंटर बैक। तो वो एक और पॉसिबल ऑप्शन है कि आप 3 वर्सेस 2 क्रिएट करो उधर, या 4 वर्सेस 3 क्रिएट करो, वो भी पॉसिबल नहीं था। जो मैं आई थिंक स्पेन ने इसको फिर भी ट्राई किया था। वन थिंग दैट आई वुड हैव ट्राइड वाज टू क्रिएट chaos in Morocco's defensive situations by playing unpredictable longer passes in behind the last defensive line। और उसके बाद मेरे पास certain cues और triggers होते हैं कि जब मेरे सेंटर बैक सर उठाते हैं तो मेरे फॉरवर्ड लाइन इस तरह से रन्स करती है इन बिहाइंड, और मैं बॉल्स इन बिहाइंड खेलता। तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता कि मैं बार बार डिफेंस लाइन को गिरा रहा होता, तो फिर मेरे बीच में स्पेस क्रिएट होती है, ठीक है, और फिर मैं डबल मूवमेंट्स हो सकते थे, पॉसिबिलिटी कि एक पीछे जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, सो पीछे से। और सेकेंडली जब मैं बॉल्स इन बिहाइंड खिला रहा हूँ, तो क्योंकि वो इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कि होगा, उनकी क्लियरेंसेस और अनकन्विंसिंग क्लियरेंसेस से हम काउंटर प्रेस सिचुएशंस क्रिएट कर सकते थे, और उन काउंटर प्रेस सिचुएशन से हम चांसेस क्रिएट कर सकते थे फर्दर। बट स्पेन ने वो उस चीज को ट्राई करने की कोशिश नहीं की। उसके क्या वजूहत हैं आई कैन नॉट आंसर, बट समथिंग जो मैं करने की कोशिश करता, मैं ये चीज करने की कोशिश। सो क्लियरली नजर आ रहा था कि रात में स्पेन के पास कोई प्लान बी नहीं था, वो सेम चीजें एग्जीक्यूट कर रहे थे, बार बार उनको कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह के तरीके से वो मोरक्को का जो डिफेंस है उसको ब्रेक कर सकें। एक चीज हमदान मैं डिस्कस करूंगा, और वो ये है कि हमने देखा है कि वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कॉम्बो बड़े अच्छे होते हैं। सो अशरफ हकीमी और हकीम जायश के बारे में अगर आप बात करो, मेरे हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इनका राइट साइड के ऊपर। किसी और टीम में आपको दोनों ऐसे प्लेयर नहीं मिलते जो कि अपनी टीम के लिए इतना वाइटल रोल प्ले कर रहे हो डिफेंसिवली भी, और जब ये काउंटर अटैक पे जाते थे तब भी दोनों का रोल बड़ा अच्छा होता था। उस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या yes, आप सरप्राइजिंगली जो मोरक्को के प्रीवियस कोच थे जो वर्ल्ड कप से पहले सैक हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, उनके पास एक क्लेम ये था कि हकीम जियाश बॉल के बगैर भागता नहीं है, और उसके डिसिप्लिन की वजह से वो उसको खिलाते नहीं है टीम में। बट दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी जब वो खेल रहे थे तो वो ऑल द वे पीछे 7 ट्रैक बैक कर रहे थे, और डिफेंसिवली उनकी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कोई बुरी थी। सिमिलरली अगर आप अशरफ हकीमी की बात करें, तो ना खाली काउंटर्स के ऊपर जब बिल्डअप कर रहे थे, तो बिल्डअप के ऊपर भी अशरफ हकीमी ऑलवेज प्रोवाइड कर रहे थे एक ऑप्शन कि जहाँ से वो बॉल खेल सकें, रिसीव कर सकें डिफेंसिव थर्ड में। And similarly, in those 1v1 situations, he was very good. So, very good performance. Even on the left side, Nasser Mazraoui और Sofiane Boufal, I think दोनों side पे जो winger fullback के combination थे, they were very active in trying to counter whenever the opportunity came, and similarly they were very disciplined whenever the ball came on that side. So मज़रावी की हम बारे में बात करेंगे जब फरहान टोरेस के बारे में बात करेंगे। One last thing मैं उसमें डिस्कस करना चाहूँगा मोरक्को से रिलेटेड, जो उनके कैप्टन थे साइस, बड़ा परफॉर्मेंस यार, मतलब वो इंजर्ड भी हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उन्होंने लॉन्ग बॉल्स भी खिलाई जिसकी वजह से कुछ काउंटर अटैक्स भी बने। सो उसके बारे में आप क्या कहोगे? आई थिंक एक जो चीज़ हेल्प करती है वो इंटरनेशनल फुटबॉल में ये कि प्लेयर्स को कितनी फेमिलियरिटी है एक सर्टेन टाइप ऑफ फुटबॉल खेलने की। सिमिलरली जिस तरह एनरिके ने कहा है कि मुझे बॉल प्लेइंग प्लेयर्स चाहिए जो अपने टीम में इस तरह से खेल रहे होते हैं एंड सो ऑन। रोमन साइस इज यूज्ड टू प्लेइंग इन अ लो और मिडिल ब्लॉक। लास्ट ईयर वुल्व्स के अंदर जब वो खेल रहे थे, he was playing with that same low block style where balls are being played in, crosses are being played in, वो उस चीज़ को डिफेंड करने में, so he was very comfortable in doing that. That is always to your benefit कि ये चीज़ आपको हेल्प करती है इंटरनेशनल फुटबॉल। कल जितने भी बॉक्सेस थे वो सारे टिक होते गए मोरक्को की फेवर में, और अल्टीमेटली उन्होंने जो वो चाह रहे थे, लक भी पार्ट प्ले करती है। वो सराबिया का पोस्ट बिल्कुल लास्ट 120 मिनट you need luck यार, थोड़ा बहुत, लेकिन खैर वही लक ने जो है वो मोरक्को का साथ दिया और उन्होंने अच्छा भी खेला। जिस तरह उन्होंने प्लान किया था कि हम पेनल्टीज तक मैच को ले जाएं और फिर पेनल्टीज में हम जीत जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलें, हमने मोरक्को के बारे में तो बात कर ली। अब
हमदान हम थोड़ा सा स्पेन के बारे में बात करते हैं। सो दोबारा इन्होंने राइट बैक चेंज कर लिया, ऑल्दो इन्होंने इनिशियली जब पहले स्टार्ट किया तो एस्पिलिक्वेटा से स्टार्ट किया, कार्वाल से फिर कार्वाहाल के पास गए, अब आज ये इन्होंने कल रात को योरेंटे से गए खेलने के लिए। फ्रंट 3 में हमने देखा कि दोबारा ये एसेंसियो से गए, और तो मोराटा ने 3 गोल स्कोर किए और वो एक प्रॉपर नंबर 9 है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? लाइनअप से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लाइनअप से मतलब सेटिस्फाई थे, खुश थे जो इन्होंने ने सेलेक्ट किया, या आप चाहते कि उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? योरेंटे के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि एक टैक्टिकल चेंज था। आई थिंक दे वांटेड जब राइट साइड पे दे वांटेड समवन हु कैन रिसीव एंड हु कैन ईदर प्ले एज अ लॉन्ग प्लेयर या डीप भी रिसीव कर सके, तो वो उस तरह में वो उस चीज को वो एक टैक्टिकल सब्स्टिट्यूट था, और मतलब चेंज था। आई डोंट नो सही था गलत था, नो वन नोज। अभी तो आप बहुत इजी होता है ना उसको पकड़ लेना। बिल्कुल ऐसे ही। सिमिलरली असेंसियो, देखो आई वुड नेवर क्रिटिसाइज मैनेजर्स बिकॉज़ आई एम अ कोच, और मुझे भी बुरा लगता है कि आपको बोले यार ये नहीं खिलाया, क्योंकि ये चीजें हमेशा हाइंडसाइट में होती हैं। बिल्कुल, अगर ये कर लेता तो ये हो जाता। जब जीत रहे होते हो तो आप सब सही होते हो। आप अभी जब जीते थे पहला मैच तो सब कह रहे थे यार देखा जबरदस्त असेंसियो को खिलाया। जहाँ बात की थी जोर्डी अल्बा के साथ जब उन्होंने गोल जहाँ हार गए अब हम बोल रहे हैं असेंसियो को क्यों खिलाया। बट लॉजिकली देयर वाज वन थिंग जो मैं सोच रहा था कि 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि असेंसियो थ्राइव करता है बिटवीन स्पेसेस बिटवीन डिफेंस एंड मिडफील्ड, बट वो कल थी ही नहीं गेम के अंदर। एंड आई थिंक स्पेन शुड हैव प्रोबेबली एक्सपेक्टेड कि यार यहाँ पे जगह इतनी नहीं होगी, एंड दे कुड हैव ट्राइड मोराटा हु वुड हैव डिसरप्टेड more with his movement, but this is only me speaking it could and should. And lastly, wide areas पे जब Dani Olmo, and if you compare Ansu Fati, I think he's a better 1v1 player who can take players on in all of these things. ये सिर्फ हाइंडसाइट में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको प्रीवियसली रिजल्ट्स दिए हैं, ACC ने दिए हैं, जर्मनी के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ किया। I think वो भी by the balance of it they were the better team, और बिल्कुल। सो कह सकते हैं आप सिमिलर स्लाइडली। 2 चीजें हैं, फरहान टोरेस का तो हम सबने काफी डिस्कस भी किया, और हमें पता है उनकी 1-on-1 सिचुएशन पूरे वर्ल्ड कप में भी अच्छी नहीं रही, और जब वो बार्सिलोना के लिए सीजन भी खेले काफी फैंस ने क्रिटिसाइज किया। जो चीज मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, लुइस एनरिके ने पेड्री को उस तरीके से यूज नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि पेड्री एक क्रिएटिव प्लेयर है, वो अच्छी बॉल्स खिलाते हैं, वन टच के ऊपर पास करते हैं, लेकिन कल रात को जो पेड्री का रोल था वो सिर्फ 2 चीजें कर रहे थे। एक तो वो सेंटर बैक्स के से बहुत क्लोज खेल रहे थे, या तो वो बॉल वाइड खिला रहे थे अपने फिंगर्स को, या फिर वो बॉल वापस अपने सेंटर बैक्स को खिला रहे थे। गुड पॉइंट। आई थिंक इसको कैसे देख रहे ये हैं? 2 चीजें हैं। एक तो चीज देखो ना कि अगर आप नोट ये चीज करो कि पेड्री भी बिटवीन द लाइंस खेलने वाला प्लेयर है। इफ देयर इज नो स्पेस he cannot influence it that much. So what he was doing, he was coming in deep to receive the ball and trying to play some penetrative passes. He had the most penetrative passes in the game. He had the most receives in between the lines as well. लेकिन जगह ही इतनी नहीं थी to influence and all of those things. So he could not do much. तो वो सेंटर बैक से इसीलिए आ रहे थे ताकि वो अपने passing range और passing ability को use कर सकें to influence a little bit more. But स्पेस बहुत कम थी यार, बहुत ज़्यादा कम स्पेस। रात में जो मैड्रिड मीडिया है वो, इसके अलावा जो आपको फैंस हैं, स्पेशली जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि लुइस एनरिके जो है वो एक टॉटलर्स की टीम को लेकर चला गया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स मौजूद थे जो कि बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। सो अब आप एनरिके का फ्यूचर एट स्पेन कैसे देख रहे हो? क्योंकि अगर आप देखो तो इन्होंने लास्ट जो यूरोपा लीग हुई थी उसका फाइनल खेला था अगेंस्ट फ्रांस, फिर उसके बाद नेशंस लीग जो हुई थी उसका फाइनल खेला था अगेंस्ट फ्रांस, फिर सेमीफाइनल खेला लास्ट ईयर यूरो में। अब वो दोबारा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में है, आई गेस उनका नेदरलैंड्स के साथ मैच होगा जब भी होगा। यस, अब वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16। सो रिलेटिवली यार बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन एग्जैक्टली। सो आप कैसे देख रहे हो? आपको लगता है कि एनरिके क्योंकि मीडिया को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, हमने अक्सर देखा है, so do you think कि वो ये प्रेशर सस्टेन कर सकेंगे और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे? I think he is someone who's very steadfast. अगर उसको ये एक चीज करनी है तो वो करेगा, और वो फिर मीडिया के आगे भी he doesn't take any nonsense. ये तो एक चीज देखिए। एक चीज जो पॉइंट आउट करने वाली है, it's a relatively new squad, और अगर आप लार्जर स्कीम में देखो तो पहला ऐसा सेटबैक है एनरिके के दौर में जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। No one expected them to reach the semi-finals of the Euros. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, राइट? नेशंस लीग फाइनल
ये आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर ये फर्स्ट ऐसा सेटबैक है, तो आई थिंक एक सेटबैक you give them the margin of fun setback, एंड yeah. ऑफ कोर्स हम लोग मतलब एरिके के बारे में बात भी और करते रहे हैं। selfishly तो मैं चाहूंगा कि he gets back in club football। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के वो मैनेजर हैं हम लोग वो चाहते I'm हैं। surprised कि वो इंटरनेशनल फुटबॉल में अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। हम हमेशा हमदान और मैं डिस्कस करते हैं कि हम अब जो मतलब लोग चाहते हैं कि हम उनको वीक इन एंड वीक आउट उनकी प्रेस Absolutely, कॉन्फ्रेंस press conferences, teams, the way they जो वो play। जिस तरह खेलते हैं। सो एक ये चीज लेकिन काफी Last डिसअपॉइंटिंग thing on this के जो rumors एक है कि वो rumors ये हैं कि अगर तो एनरिके जाता है, they're saying Roberto Martinez could be the one to take this team। लेकिन अगर आप रोबर्टो मार्टिनेज का देखें तो उनकी भी बेल्जियम के साथ कोई नहीं यार, इसी तरह से ये performance नहीं है कि वो भी सिमिलरली ना, they played a World Cup semi-final, हाँ यस यूरो सेमीफाइनल, बिल्कुल ऐसे ही। एक और यूरो में क्वार्टर फाइनल नॉकआउट। So by and large it's a good। बाय द वे अच्छा हमदान ने एक अच्छा जो है वो स्पेनिश फेडरेशन को बता दिया कि आपके पास एक ये भी नहीं, ये रूमर्स आ रहे हैं, रूमर्स भी आ रहे हैं। हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद दूसरे मैच के बारे में बात करते हैं जो कि पोर्चुगल वर्सेस स्विट्जरलैंड था। सो हमने कल एक दो चीज़ें डिस्कस की थी और एक दो चीज़ें उसमें वो मैच में हुई भी। अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट हमने कहा था कि शायद ये पेनल्टीज पे जाए, लेकिन ये बड़ा एक वन साइडेड मैच हो गया। लेकिन जो दूसरी बात हमने की थी वो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर शायद पोर्चुगल के जो कोच है वो रोनाल्डो को स्टार्ट ना कराएं तो ये थोड़ा इफेक्टिव साबित हो सकता है। और रात में ऐसे ही हुआ, रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया और पोर्चुगल ने 6 गोल स्कोर कर दिए। इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। जो लोग कह भी रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, इतना डेकोरेटेड प्लेयर है, इट डजंट वर्क दिस वे। अगर मेरे टीम के डायनामिक्स अफेक्ट हो रहे हैं एक प्लेयर की वजह से, जो कि नेचुरल है, उनकी एज हो चुकी है, वो उतने डायनामिक रहे नहीं है कि रन्स इन बिहाइंड करें, उनकी मूवमेंट अटैक बिल्डअप फेजेस में और इन सारी चीज़ों में वो नहीं है, तो फिर टीम सफ़र करती है। ठीक है, अब आप अगेन हाइंडसाइट है, राइट। अभी रोनाल्डो ने नहीं खेला और उन्होंने खेला और 6 गोल मार दिया। कुड हैव वेरी इजीली बीन पॉसिबिलिटी थी कि रोनाल्डो खेलते और तब भी इस तरह से होता। तो आपको पता नहीं है कि कितना टर्म्स में, बट एक जो चीज़ मेजर थी, यस वो प्रेस उस तरह से नहीं कर सकते। ही वाज प्रेसिंग दैट वे, गोंसालो रामोस। तो ये एक इफेक्ट आता है इससे। सिमिलरली दूसरी चीज़, ये 2-3 फैक्टर्स क्विकली बिफोर हम आगे चलें, वो ये है कि दे चेंज डिएगो डालो एज वेल। यस ऑफ कोर्स, कैंसेलो बैठ गए थे। क्योंकि अगर आप नोट करो, दो इसमें क्विक बातें, पोर्चुगल जिस तरह से खेलती है, दे डोंट प्ले विद विंगर्स। ओके, देयर फुल बैक्स प्रोवाइड विद गुरेरो एंड कैंसेलो। कैंसेलो का अगर नोट करें, ही इज लेस डायनामिक एज कंपेयर्ड टू डिएगो डालो। ही इज अ वेरी टेक्निकल प्लेयर, कैंसेलो, who can play in between the lines, who can play as a deep inverted fullback। But जो पोर्चुगल को required था, that dynamism in behind, that dynamism to put crosses in and etc. Cancelo is slightly a technical player, number one, so that also helped। ठीक है, हमने इसको नहीं डिस्कस किया था। बिल्कुल। Thirdly, Switzerland के preparations were hampered due to injuries and illnesses। So उनके 3 प्लेयर बीमार थे। Fabian Schär जो सेंटर बैक वाज हैविंग अ वेरी गुड सीजन विद न्यूकासल, वो हाफ टाइम पे उनको सांस नहीं आ रही थी, उनके कोच ने इस बात को भी कहा था। सो दे हैड टू चेंज सिस्टम्स एज वेल। सो दे मूव टू अ बैक 5 वर्सेस अ बैक 4 जो पूरे टूर्नामेंट में खिला रहे हैं। तो उनके मैनेजर ने इस चीज को पॉइंट आउट भी किया कि हमारे प्रिपरेशन थोड़ी सी खराब हुई थी। अगेन एज अ कोच मैं आपको बता सकता हूँ कि एक आध प्लेयर के चेंज होने से, खास तौर से एक वर्ल्ड कप पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। Who knows कि what would have happened? Who knows if Shar was completely fit? What would have happened? 2 और प्लेयर उनके बीमार हुए थे, बग था। So you can always talk in hindsight. But एक दिन पहले, एक मैच पहले अगर आपको सिस्टम चेंज करने पड़ जाए, it's not the most ideal scenario। क्योंकि आपने पूरा गेम प्लान किया हुआ होता है, अपोजिशन को absolutely it's not the most ideal scenario। लेकिन खैर चले, स्विट्जरलैंड की जो जर्नी थी वो यहाँ तक खत्म हो गई और अब हमारे पास फाइनल 8 आ चुके हैं। सो फाइनल 8 का जो बिल्डअप है इंशाल्लाह वो हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट शोज में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ओवरव्यू दूं तो अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स, ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड और जो कल रात के 2 रिजल्ट थे ऑफ कोर्स आपका पोर्चुगल वर्सेस मोरक्को। सो ये 4 मैचेस हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से बस हम नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं हमदान के साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा वो डोमेस्टिक फुटबॉल है। सो डोमेस्टिक फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सिंस कराची यूनाइटेड का शो है। तो हमदान अभी लास्ट वीक आप मीटिंग के लिए भी गए हुए थे लाहौर। सो
रूमर्स या खबरें या कंफर्मेशन अब हो गई है, समझे एक तरीके से, पहले तो रूमर्स थे कि नेशनल चैलेंज कप होने वाला है। सो कैसे देख रहे हो एक दफ़ा फिर दोबारा फुटबॉल रिवाइव हो रही है पाकिस्तान में, और इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया चैलेंज कप, तो सिर्फ 32 टीम्स खेल रही हैं, थोड़ा सा फैंस को बताओ इस बारे में। 32 टीम्स खेल रही हैं, उनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 8 4s are, हर ग्रुप में 4 टीम्स हैं, और स्पेसिफिकली उन्होंने किया ये है कि हर शहर के अंदर मैचेस हो रहे हैं। ओके, और उस शहर की जो मकामी टीम, मतलब जो टीम्स हैं वो वहीं पे खेल रही हैं, ठीक है, ऑन अ होम एंड अवे बेसिस। ओके गुड। सो एक टीम को 6 मैचेस कंफर्म मिलेंगे, ठीक है, 4 भी टीम है, सही है, ठीक है, कंफर्म मिलेंगे। दूसरे एक और जो वेरी पॉजिटिव चेंज है वो ये है कि हर वीकेंड पे मैचेस होंगे। So, ऐसा नहीं है कि आज खेला और फिर 2 दिन बाद फिर खेला। ये सिग्निफिकेंटली चीज चेंज कर देती है फॉर इन आवर फेवर, या फॉर कोचेस हु वांट टू बिल्ड समथिंग। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से देखो ना, अगर हम केयू की भी बात करें, हमने चैलेंज कप जब लास्ट टाइम खेला था तो सेकंड गेम और थर्ड गेम के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 दिन का गैप था, ओके, ठीक है, और फिर राउंड ऑफ 16 के अंदर 3 दिन का गैप था। यानी मैंने आज मैच खेला, कल रेस्ट, परसों रेस्ट, फिर दोबारा मैच। सो आई कैन नॉट बिल्ड एंड इम्प्रूव ऑन माय प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑन द पिच। सही है, हम सारा काम फिर वीडियो सेशंस में कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। एंड देन रिकवरी टाइम भी प्लेयर्स को चाहिए होता है। 48 आवर्स साइंटिफिकली आपको चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए फ्रॉम गेम 1 टू गेम 2। तो यू जस्ट रिकवर्ड एंड देन यू प्ले अगेन। हमारे डिमांड्स, हम जिस तरह से फुटबॉल खेलते हैं, हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी, ये, देन नेचुरली योर परफॉर्मेंसेस सफर, ठीक है। एंड देन वी आर नॉट समवन हु हैज अ स्क्वाड ऑफ 26 प्लेयर्स, हाई क्वालिटी 26 प्लेयर्स। हम उस तरह से नहीं जाते। तो फिर अगर आपको इस तरह से फ्रॉम गेम 1 टू गेम 2 जाना हो तो फटीग प्लेज अ ह्यूज फैक्टर फॉर अस, ह्यूज फैक्टर फॉर अस। सो अब आपको थोड़ी फेवर में चीजें हो रही हैं हमदान, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कराची यूनाइटेड को टॉप 8 में इंशाल्लाह इस दफा? Tough one. We will try our best. See, Inshallah. results are not in our hands. We will try to. One thing that I can promise you is we will play with an intensity that is unmatched intensity. We would run like maniacs. This is one or two things that I can promise you. But एक चीज़ जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, मैं और आप तो इस बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, मैं प्रॉब्लम्स I just went out to you sometimes, वो ये है कि it's a transitional squad। तो जो हमारे PPL में स्क्वाड था, वो स्क्वाड के 11 प्लेयर चले गए, सही है, उन प्लेयर्स for various reasons। एक्चुअली प्लानिंग हमने इस तरह की थी कि हमें सिर्फ 4 प्लेयर्स को रिलीज करना था, और 2 नए प्लेयर्स लेने थे, बट फॉर डिफरेंट रीजंस जो हम कभी और बात करेंगे, 11 प्लेयर चले गए, ठीक है। सो नाउ इट्स, और फिर अगर हमें उन 11 को रिप्लेस करना था तो हम एक सर्टेन क्वालिटी पे पहुंच गए थे। अगर उसके बाद मजीद बेहतर प्लेयर हमें चाहिए था तो वी वुड हैव टू, इन सर्टेन पोजीशंस हमें पाकिस्तान नेशनल टीम प्लेयर्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको ऑफ कोर्स बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। बजट, और आई वाजंट इन फेवर ऑफ दैट क्योंकि स्क्वाड हार्मनी टूट जाती है। मैं एक्स सैलरी दे रहा हूं, जो आने वाला प्लेयर है वो x टाइम्स 4 सैलरी डिमांड कर रहा है, वो स्क्वाड हार्मनी टूट जाएगी। इवन कि द बोर्ड हैज ऑलवेज बैक्ड मी, कैन लेट्स गो फॉर दैट, बट दैट वाजंट रियलिस्टिकली पॉसिबल। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन थे प्लेयर्स फ्रॉम आवर एकेडमी। We put 100% trust in that, but they come with their cons as well, ठीक है। Slight inexperience है, वो एक youthfulness जो होती है ना of कि यार मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ, वो होती है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि यार let's say I'm just giving you a slight example, 88th मिनट है, नया विंगर आया है, he gets the ball, he would say यार you know let me take the players on, उस वक्त सिचुएशन कुछ और डिमांड करती है, बट अगर हम उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो they won't learn, so they go hand in hand। हम ये तो बात कर सकते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक्सपीरियंस कैसे आएगा जब तक वो खेलेंगे नहीं। तो ये एक चीज़ है कि हमारा स्क्वाड ट्रांजिशन में currently we have 9 players from our academy graduates out of 20, so that's something कराची यूनाइटेड के लिए एक फखर की बात है, क्योंकि हम ही अल्टीमेटली मेरे ख्याल से हम ही हैं, इसके अलावा पोपो एफसी हैं जो इस तरह करते हैं, बाकी सारे प्लेयर जो टीम्स हैं वो प्लेयर्स रिक्रूट करती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू हमदान एंड हिज टीम, एंड लेट्स सी कि जो आने वाला चैलेंज कप है वो किस तरह चलता है, और मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि कराची में मैचेस हैं तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मैचेस देखने के लिए आएं, सपोर्ट करें हमें, और I can promise you we'll play football
with an unmatched intensity Inshallah. on record. इंशाल्लाह। सो आज के शो के लिए इतना ही। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पहली वीडियो जो हमारे जो पहले 2 शोज हैं उनको लाइक किया और हमें हमारे साथ कमेंट शेयर किए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले शोज में और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस किया जाए। तब तक के लिए हमदान शेख और अपने होस्ट फैजान को इजाज़त दीजिएगा। कराची इज़ यूनाइटेड।